हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 2 की आंसर की आ चुकी है और आप सभी ने अपने मार्क्स देख लिए होंगे। तो आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं आप कमेंट कर सकते हैं। रीजनिंग में आपके क्या मार्क्स हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है इनइक्वलिटी का। तो आप देखोगे रीजनिंग का जो पेपर आया है वो आपका आसान आया है। जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे सारे मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी उसमें सब मैंने आपको करवाया था टेस्ट सीरीज में, और आसान पेपर भी है और आप आसानी से इसे कर लोगे। पहला क्वेश्चन आपका इनइक्वलिटी का है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो आपका ट्रू है, कि आपको ये बताना है। अब आप देखो पहला जो कंक्लूजन है एस और एम है, मैंने आपको बताया है जहाँ से आपका गेट ओपन है वहाँ से आपको जाना है। एम से एस की तरफ आप बढ़ोगे तो आप देखो एम से एस की तरफ आप जा ही नहीं सकते। गेट आपका बंद है, एम ये आपका गेट बंद है, तो आगे आप जा ही नहीं सकते। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे लिखा है एफ इक्वल टू एस। इक्वल टू के लिए क्या कंडीशन होती है ये भी मैंने बताया। पहली कंडीशन तो यह है कि आपका जो रास्ता है वो ओपन होना चाहिए। आप एफ से एस तक जा, मतलब आपका रास्ता ओपन होना चाहिए, मतलब कहीं पर भी ऐसा गेट नहीं आना चाहिए कि ये बंद है। अब आप देखो जब आप एफ से एस की तरफ जाते हो तो पहले ही आपका गेट बंद आ गया, आप जा ही नहीं सकते, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा आपको ये भी पता है कि अगर आपके गेट ओपन होते फिर आप क्या देखते, एफ और एस के बीच में आपको हर गेट पे ओनली इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए। ऐसा भी नहीं है, अगर ओपन भी होते तो तब भी आपका ये गलत हो जाता। समझा है मैंने आपको। अब आई से जे की तरफ जाना है तो आप देखो आई से जे भी आप नहीं जा सकते हो, सीधे आपका गेट बंद है यहाँ पे। आई के बाद ये बंद गेट है तो यहाँ से आप आगे जा नहीं सकते, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब फिर उसके बाद आप देखोगे डी से एम की तरफ जाना है। अब देखो डी से एम की तरफ आप जाओगे तो आप देखोगे डी से एम गेट खुला है, इस तरीके से आप जा सकते हो। फिर आप देखो यहाँ आगे भी आप जा सकते हो और एम तक आप जा सकते हो, सारे गेट ओपन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको कम से कम एक गेट पर आपको इक्वल टू नहीं मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे आपका इक्वल टू नहीं है, यानी कि डी से एम तक आप आसानी से जा सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन फोर्थ इज ट्रू। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको नीचे एक कथन दिया गया जिसके बाद फर्स्ट और सेकंड रूप में क्रमांकित दो संभावित कारण दिए गए हैं। स्टेटमेंट और रीजन दिया गया। आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है स्टेटमेंट को और बताना है कि कौन सा कारण कथन में दी गई घटना अवलोकन सूचना की व्याख्या करता है। तो आप देखो यहाँ पे कथन क्या दिया है। कथन यह है, भारत में बड़े शहरों ने देश के ग्रामीण हिस्सों में प्रवासी आबादी को आकर्षित किया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 6 सबसे बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता और हैदराबाद में लगभग 48% निवासी जो हैं वो प्रवासी थे। तो यहाँ पे अब आपको इसका कारण दिया गया, तो आपको बताना है कि क्या इसका कारण ये आपका सही है, ये पॉसिबल रीजन है या नहीं है। पहला कारण क्या है, शहरों में बेहतर भविष्य और आर्थिक संभावनाओं की उपलब्धता के कारण प्रवास होता है। तो ये तो आपका पॉसिबल रीजन है ही, इसी वजह से यहाँ पे प्रवास होता है कि आपको क्या मिले वहाँ पे, बेटर करियर और इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट मिले सिटीज़ में। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, पॉसिबल रीजन है। दूसरा हम यहाँ पे पढ़ते हैं रीजन को, प्रवास इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति यात्रा करना और नए शहरों को देखना पसंद करते हैं। नहीं, प्रवास इसलिए नहीं होता है क्योंकि यात्रा करना ये भी पसंद होता है लोगों को, लेकिन प्रवास इसलिए नहीं होता है। तो माइग्रेशन इसलिए नहीं होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपका आसानी से इसका आप सभी बता सकते हैं, ओनली फर्स्ट इज अ पॉसिबल रीजन। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का है। मैंने आपको बताया है जैसे ही आपको यहाँ पे देखो नंबर आप देखोगे तो आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहे हैं। तो आप देखोगे बड़ा नंबर दिख रहा है, बड़ा नंबर दिख रहा है तो एक के बाद 18 के बाद 74 आया, फिर उसके बाद 298 आया। तो यहाँ पे आपको गैप नहीं सोचना है, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मल्टीप्लाई करके आप नेक्स्ट नंबर पे जाओगे। तो यहाँ पे आप देखो सीधे आप देखो 4778 है, फिर उसके बाद ऑप्शन भी देखोगे तो और बड़ा नंबर है। तो बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आपका 18 है, 74 है, 298 है, 1194 है और 4778 है। तो यहाँ पे आप देखोगे 18 से मेरे को 74 पे जाना है, तो मैं सीधे बोल सकता हूँ 18 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 18 चक्को 72 प्लस 2 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 74 मिल जाता है। ऐसे ही मैं 74 को यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 4 चक्को 16, 6 और 1 7 चक्को 28, 1 29, 296 प्लस 2 ऐड करूँगा तो 298। आप देख रहे होगे कि मैं पहले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फिर 2 ऐड कर रहा हूँ, यही आगे भी चल रहा है। और ऑप्शन में आप देखोगे तो सारे यूनिट डिजिट अलग है। तो आपको करना कैसे है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे,
ठीक है। सीधे यहाँ पे आप बीच में कर सकते हो, 298 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1192 आएगा, उसमें 2 ऐड करोगे आपको 1194 मिलेगा। फिर 1194 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उसमें 2 ऐड करोगे आपको 4778 मिलेगा। लेकिन आप देखो यहाँ यूनिट डिजिट आपकी सबकी अलग है, तो आपको सीधे ऐसे ही करना था। 4778 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो आप देखो 8 चक्कू 32 आती यूनिट डिजिट, 2 आती, और इसमें फिर से 2 ऐड करते तो आपको क्या मिल जाता, यहाँ पे 4 मिल जाता, तो यूनिट डिजिट 4 आती है और इसी ऑप्शन में ये इसका आंसर हो जाता। ऐसे आप इसे जल्दी कर सकते थे। बाकी नहीं तो आप इसे करोगे भी तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19 11 2 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 19,114 मिल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिगर सीरीज का है, जो कि काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से देख सकते हो। आप देखो ऑप्शन एलिमिनेट करना भी मैंने आपको बताया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक नज़र आ रहा होगा, एरो से आप एलिमिनेट कर सकते हो। पहले आप देखो ये जो एरो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये एरो कैसे है, पहले आपका एरो ऐसे है, फिर सेकेंड में आप ये गए 90 डिग्री क्लॉकवाइज गए, फिर आप देखोगे थर्ड में सीधे, ये थर्ड वाले में सीधे ऊपर को, यानी कि 180 डिग्री है। फिर आप देखोगे ये आपका 90 डिग्री है, तो इसका मतलब अब देखो ये एरो है तो इसके बाद 180 होगा, तो आपका ऐसे हो जाना चाहिए इसके अपोजिट में। तो आप देखो कोई ऑप्शन ऐसा है, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर नहीं होगा। सिंपल आपने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया एरो को देखते हुए, ऐसे एलिमिनेट कर सकते थे। बाकी आप सारे एलिमेंट भी देखो, आप आसानी से इसका आंसर बता दोगे। आप और एलिमेंट यहाँ पे देखोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या एलिमेंट आपको डिफरेंट दिख रहा है। देखो यहाँ पे सभी में पी है, तो इस एलिमेंट को मत देखो। आप देखो अगर ये वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है, आप ये देखोगे तो आसानी से बता दोगे ये वाला एलिमेंट कैसे आ रहा है। देखो सभी तीनों में अलग है, तो मैं यही देखता हूँ। ये एस कैसे आया, मैं कहूँगा ये एस उठ के यहाँ चले गया है। ये टी कैसे आया, मैं कहूँगा ये सेकेंड वाला यहाँ जा रहा है। ये पी कैसे आया, ये सेकंड वाला यहाँ पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये सेकंड वाला यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे आर आना चाहिए इसी ऑप्शन में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और एलिमेंट भी जो है उनका मूवमेंट देखो, आप देखोगे पी एक स्थान आगे खिसका, टी एक स्थान आगे खिसका, और जो यहाँ पे एलिमेंट आ रहा है देखो यहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ से उठ के यहाँ जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, आप देख सकते हो। बाकी सारे एलिमेंट भी आप देख सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है। ये भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था टेस्ट सीरीज में, और आसान भी है। तो आप देखोगे यहाँ पे मतलब जो रीजनिंग की मैंने आपको टेस्ट सीरीज दी थी, तो उसमें इस तरीके से मैंने बताया था कि अप्रोक्सीमेट पर भी क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देखोगे 49.85 को आप क्या लिख सकते हो, 50 लिख सकते हो, और -5.31 को क्या लिख सकते हो, इसको 5 लिख सकते हो, और 9.97 को क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो। कितना आसान है, देखो यहाँ से 45 10 55 आ जाएगा, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आंसर है। अब देखो कई ने अगर मैथ्स से शुरुआत की होगी तो मैथ्स यहाँ पे अच्छी आई थी, तो मैथ्स से शुरुआत की होगी तो हो सकता है कि उन्हें रीजनिंग में कम टाइम मिला होगा। अगर रीजनिंग से आपने किया होगा तो आप आसानी से मतलब आपको वहाँ ज़्यादा टाइम मिल गया होगा। अब देखो ये सेट एनालॉजी का कितना आसान क्वेश्चन है। 5 5 25 है, 2 5 10 है, तो 3 3 9 हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। इससे आसान क्वेश्चन आप क्या ही लोगे इसमें। नेक्स्ट देखो, इस तरीके के भी आपको कराए हैं, लॉजिकल ऑर्डर और मीनिंगफुल ऑर्डर। आप देखो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सबसे पहले कपास आएगा, फिर कपास के बाद इसमें क्या आ जाएगा, कपास के बाद इसमें उसका धागा बनेगा, कॉटन के बाद थ्रेड, ठीक है। तो आपका पहले 5 फिर 2 आएगा, फिर फैब्रिक बनेगा, फिर थर्ड आ जाएगा, फिर फर्स्ट शर्ट का पीस बनेगा, फर्स्ट आएगा, और शर्ट के पीस के बाद क्या बन जाएगी, शर्ट बन जाएगी, यानी कि फोर्थ आपका लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे भी कर सकते थे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, अब देखो रिपीटेड सीरीज का ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया। तो इसमें आपको एग्जाम में सिंपल दिख रहा है, बीच में गैप दिख रहा है, तो 4 4 का ग्रुप बन रहा है। आप देखो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप आपका 4 का ये बना, एक ग्रुप ये बना। अब आप देखो यहाँ पे आप देखोगे फर्स्ट अल्फ़ाबेट को देखो, मैं इसे अलग से लिख के आपको समझा देता हूँ। ये पैटर्न भी मैंने कराया था CHSL में, इस तरीके के पैटर्न आए थे मैंने, जिसमें बताया था आपको सारे अल्फ़ाबेट में आपका क्या हो रहा होगा, +5 +1 +2 +3, इस तरीके से पैटर्न हो रहा होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख के बताता हूँ। A डैश है, फिर D है, फिर F है, फिर G है, फिर I है, फिर डैश है, फिर L है, फिर आपका MOP डैश, फिर आप देखोगे यहाँ पे है आपका डैश UVX, और फिर है आपका YA डैश D है। तो अब यहाँ पे आप देखो एक ग्रुप आपका ये बना है, एक 4 4 का ग्रुप बन रहा है यहाँ पे, इस तरीके से आप बना सकते हो टोटल गिन के भी। अब आप देखो A से G गए, कितना है, आप कहोगे 7 होता है, तो +6 है। फिर G से यहाँ पे आपका +6 है, तो 7 + 6 13, तो यहाँ पर भी +6 होगा, और 13 में आप इसकी पोजीशन में 6 ऐड करोगे 19 आएगा। तो यहाँ पे S आना चाहिए था, यानी कि फोर्थ नंबर पे आपका क्या आ रहा है, S आ रहा है।
तो ये ऑप्शन और आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। फिर आप देखोगे सेकंड वाले जो सेकंड पोजीशन पे है उस पर कितने का गैप है। अब यहाँ से तो आप बता नहीं सकते, लेकिन यहाँ से आप बता सकते हो। आई से ओ के बीच में कितना है, 9 6 15। फिर आप देखोगे ओ से यू के बीच में +6 का गैप है। फिर आप देखोगे यू से ए के बीच में आपका +6, तो यहाँ पर भी आपका +6 होगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी में +6 करोगे तो 9 आएगा, तो यानी कि सी से शुरुआत होनी चाहिए। ये ऑप्शन भी आपका खत्म हो गया, सेकंड इसका आंसर है। आगे आप देखोगे, आगे भी आप देख सकते हो क्या है, पी से वी गया, 16 6 22 है, तो यहाँ पे डी से 6 जाएगा, तो यहाँ पे आपका जे आ जाएगा सेकेंड नंबर पे। और इसी तरीके से आप देखोगे सेकेंड नंबर यहाँ पे हो गया। फिर आप थर्ड नंबर हो गया ये। फिर आप लास्ट भी देख सकते हो, एफ से एल गया +6। फिर आप देखोगे एल से +6 जाएगा तो आर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से आप आर से +6 एक्स हो गया, तो यहाँ पे आप देखोगे +6 होगा, तो बी से +6 करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, बी, यहाँ पे बी मिलना चाहिए। तो आप देखोगे क्या आ रहा है, सी जे आर एस बी। तो ऐसे आप देख सकते हो, तो सभी में यहाँ पे क्या है, +6 है। तो ये पैटर्न भी आपका कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको यहाँ पे बताना है। इस तरीके का क्वेश्चन भी मैंने कराया था। यहाँ पे मैंने बताया था या तो नंबर भी आ सकते हैं या अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, आसान है। आपको इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, लेफ्ट से राइट में। फिर आपको बताना है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स विल रिमेन अनचेंज, यानी कि कितनों की पोजीशन क्या हो रही है, अनचेंज रह रही है, वो उसी पोजीशन में रह रहे हैं। तो आप देखो नंबर क्या है, 7 1 4 8 3 5 6 है। तो इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। फिर आप देखोगे 3 है, फिर आपका 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है। आप देखो किसकी पोजीशन अनचेंज रही, ये आप देखो, ये तो आपका चेंज हो गया, ये भी आपका चेंज हो गया, लेकिन यहाँ आप देखोगे ये अनचेंज रहा है, ये आपका सेम है। आप देखोगे ये भी अनचेंज हो गया, ये भी आपका अनचेंज है, सॉरी चेंज हो गया, ये भी आपका चेंज हो गया, ये भी आपका चेंज हो गया। तो एक ही है जो आपका सेम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, जिसकी पोजीशन आपकी क्या है, अनचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है प्लस को माइनस में इंटरचेंज किया जाता है और ये मल्टीप्लाई को डिवाइड में किया जाता है। प्लस को माइनस में कर रहे हैं और मल्टीप्लाई को डिवाइड में कर रहे हैं, आसान है। 163 डिवाइड को आपका मल्टीप्लाई में किया तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और फिर प्लस को माइनस में किया है तो यहाँ पे आपका प्लस की जगह माइनस आएगा, यहाँ पे आप माइनस लिखोगे, 147 आ गया। फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड में करोगे 7, फिर माइनस को प्लस में 1, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 16 3 48, 3 3 9 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 16 3 48 480, या आपका 489 हो जाएगा। 489 या 7 दूनी 14, 7 एकम 1 21, प्लस आपका 1 है तो यहाँ से 20 हो जाएगा। 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 9 6 469 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिटिंग अरेंजमेंट का है। इस तरीके भी काफ़ी क्वेश्चन हमने किए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एन जो है थर्ड लेफ्ट में है पी के। तो आप बताओ, नॉर्थ को अगर देख रहे हैं तो आपको पता है इधर आपका राइट होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। आप खुद भी बैठ के देख लें, आपका राइट हैंड राइट हो गया और लेफ्ट लेफ्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, एन इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी। एन जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है पी के। अगर ये आपका पी है तो एन इसके थर्ड लेफ्ट में, 1 2 3, एन यहाँ बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है, एम इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एम जो है थर्ड लेफ्ट में बैठा है एन के, तो आपका 1 2 3, एम यहाँ बैठा हुआ है। आगे क्या लिखा है, ओ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। ओ जो है थर्ड लेफ्ट में है एम के, तो आप देखोगे 1 2 3, ओ यहाँ बैठा है। आगे क्या लिखा है, एम इज सिटिंग बिटवीन ओ एन एन। एम जो है ओ और एन के बीच में बैठा हुआ है। एन इज सिटिंग बिटवीन एम एंड पी। एन जो है एम और पी के बीच में बैठा हुआ है। इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन अ रो, और कोई नहीं बैठा है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सीटेड, कितने नंबर यहाँ पे बैठे हैं पर्सन, ये आपको बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑड वन आउट का है। यहाँ पे लिखा है, 3 ऑफ द फॉलोइंग वर्ड पेयर आर अलाइक इन सम मैनर एंड हैंस फॉर्म अ ग्रुप, विच वर्ड पेयर डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। कौन सा पेयर यहाँ पे इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो आप देखो, पास और दूर, क्लोज और डिस्टेंट यहाँ पे लिखा है, ये आपके क्या हैं, एंटोनिम्स हैं। यात्रा करना, सैर करना सिनोनिम है। ढोना उठाना सिनोनिम। अवलोकन देखना, लुक सी, ये आपके क्या है, सिनोनिम है। जबकि बाकी आपका ये आपका क्या है, एंटोनिम है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। बाकी ये 3 किस तरीके से सेम है, ये आपने यहाँ पे देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट फिर से आपका मैथमेटिकल साइन का यहाँ पे क्वेश्चन है। प्लस को माइनस कर दिया है और मल्टीप्लाई को यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। तो 113 है यहाँ पे, 113 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। माइनस को प्लस करेंगे, 217
डिवाइड 7 हो जाएगा, गुणा को आपका डिवाइड करना है और प्लस को माइनस करना है 4। तो ये कितना हो जाएगा 400 और ये आपका 13 चक्को 52। तो ये आपका कितना हो जाएगा 452 हो जाएगा यहाँ पे 452 प्लस 7 या 21 31 माइनस 4 यानी कि 27 यहाँ से आपको माइनस करना है। तो 27 यहाँ से आप माइनस करोगे तो आप देखोगे 31 और 4, ठीक है 27 ऐड करना है, सॉरी माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। तो 7 2 9 5 2 7 4 479 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। इससे पहले भी तो एक ऐसा ही क्वेश्चन था 479 अर्थ नहीं, इसका 469 था, ठीक है। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाए थे डेटा सफिशिएंसी में, ब्लड रिलेशन से आपका आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आप देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है आपका, आपको क्वेश्चन दिया है हाउ इज किशोर रिलेटेड टू सुजाता, यानी कि किशोर कैसे संबंधित है सुजाता से, यह आपको बताना है किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। अब आप देखो पहला यहाँ पे आपका जो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। पहले में क्या लिखा है, नव्या किशोर की पुत्री है, विनीता किशोर की पत्नी है। देखो नव्या इज़ द डॉटर ऑफ किशोर, विनीता इज़ द वाइफ ऑफ किशोर। अब देखो यहाँ पे अगर आपको सुजाता के साथ रिलेशन बताना है पहले स्टेटमेंट से, तो कहीं ना कहीं सुजाता की बात होनी चाहिए थी पहले स्टेटमेंट में। पहले स्टेटमेंट में सुजाता की बात होनी चाहिए, तभी तो हम इससे आंसर निकाल पाते। क्या इसकी बात हुई है, सुजाता की बात हुई है, नहीं हुई है। तो यानी कि पहला वाला तो सफिशिएंट नहीं है। आप इसे सॉल्व करके भी देख लो। नव्या इज़ द डॉटर ऑफ किशोर, नव्या जो है डॉटर है किशोर की, ये आपकी नव्या है डॉटर होगी। आगे लिखा है विनीता इज़ द वाइफ ऑफ किशोर, विनीता जो है वाइफ है किशोर की। तो आप देखो कहीं सुजाता के बारे में यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन में भी नहीं दिया गया और यहाँ से भी आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो जब दिया ही नहीं गया है तो आप कैसे बताओगे किशोर का सुजाता से क्या संबंध है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहला वाला जो आपका स्टेटमेंट है वो आपका क्या है, सफिशिएंट नहीं है आंसर देने के लिए। तो आपका ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जैसे ही आपने ये ऑप्शन काटा, अगर आपने डेटा सफिशिएंसी की क्लास देखी होगी तो आइदर और वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन कट गए। अब देखो सेकंड वाले को अलग से चेक करते हैं। डेटा सफिशिएंसी में यही होता है, पहले वाले को पहले स्टेटमेंट से हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। अगर इससे आंसर नहीं आया तो फिर इसको भूल जाओ, सेकंड वाले से आंसर निकालो। अब देखो सेकंड वाले से क्या आंसर आ सकता है, आप देखो फिर से वही बात, अमन इज़ द ब्रदर ऑफ नव्या लिखा है, सुजाता इज़ द ओनली डॉटर ऑफ अमन लिखा है। आप देखो कहीं पर भी इस स्टेटमेंट में किशोर की बात की गई है, हमें किशोर का संबंध बताना है सुजाता से। तो यहाँ पे सुजाता की बात तो की गई है लेकिन किशोर की नहीं की गई है, तो हम कैसे संबंध बताएंगे। तो इससे भी हमारा आंसर नहीं आएगा, तो इससे भी नहीं आएगा। तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो सीधे सीधे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नीडेड, यानी कि यही ऑप्शन बचा है तो इससे ही आंसर आ जाएगा। अब हम दोनों को यहाँ पे मिला के भी आंसर देख लेते हैं। देखो पहला वाला स्टेटमेंट तो हमने यहाँ पे सॉल्व कर ही लिया है, तो दूसरे वाले को इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, अमन इज़ द ब्रदर ऑफ नव्या, अमन जो है ब्रदर है नव्या का, ठीक है, अमन जो है ब्रदर है नव्या का। यहाँ पे हमने मैंने यहाँ पे डबल लगा दिया, अमन जो है ब्रदर है नव्या का, ठीक है, ये लिख दिया। आगे है सुजाता इज़ द ओनली डॉटर ऑफ अमन, सुजाता जो है ओनली डॉटर है अमन की। तो आप यहाँ से सीधे सीधे बता सकते हो कि किशोर और सुजाता के बीच में आप संबंध बता दोगे कि किशोर का क्या संबंध है। तो आप ये बोलोगे कि दोनों को मिला के आपका आंसर आ रहा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नीडेड। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर आर अलाइक इन सर्टेन वे, 10 फॉर्म अ ग्रुप विच इज़ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। आपको बताना है कौन सा इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। तो ये तो काफ़ी आसान है, आसानी से आप देख रहोगे। आप देखोगे A C D E सभी जो आपके ऑप्शंस हैं इसमें बीच में जो है सर्किल है, जबकि बी वाले ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो ये आपका ऑड हो जाएगा। मैंने ये भी आपको बताया है कि अगर आपको यहाँ पे पॉलीगन दिख जाते तो इसमें आप एक बार जरूर साइड को भी देखना। आप साइड देख के भी यहाँ पे बता सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड बाहर वाले में दिख रही हैं और इसके अंदर वाले में 6 साइड दिख रही हैं, ठीक है, 6 लाइन से बना हुआ है। तो आप देखोगे 2 का डिफरेंस है। यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 है और अंदर वाले में 3 है, तो इसमें 4 का डिफरेंस है। यहाँ आप देखोगे 6 है और अंदर वाले में 4 साइड से बना हुआ है, तो इसमें 2 का डिफरेंस। यहाँ आप देखोगे अंदर वाला 1 2 3 4 5 है और बाहर वाला 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 7 और 5 2 का डिफरेंस है। यहाँ देखो 5 है 3 है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। हालांकि यहाँ पर ये देखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे दिख रहा था कि बी सभी ऑप्शन में बीच में सर्किल है, जबकि बी ऑप्शन में ऐसा
नहीं है। तो इसका ऑड कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? स्टेटमेंट दिया गया, इन्फ्रेंस दिया है, आपको बताना है कौन सा सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। स्टेटमेंट को ही आपको यहाँ पे क्या मानना है? सत्य मानना है। ठीक है, यही आपको देखना है, यही पढ़ना है। भारत में ईंधन की कीमतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और इसकी कीमत में वृद्धि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, ये यहाँ पे बोला गया है। अब देखो पहला यहाँ पे जो इन्फ्रेंस है वो आपका क्या है? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट कट डाउन देयर रिस्पेक्टिव टैक्सेस ऑन फ्यूल। केंद्र और राज्य सरकारों ने ईंधन पर अपने विशेष करों में कटौती नहीं की है, इसके बारे में कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा है, तो ये आपका सीधे गलत हो गया। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगाई का प्रभाव ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिए उत्तरदायी है, ये भी हम यहाँ से नहीं कह सकते स्टेटमेंट से, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो आप सीधे बोलोगे नाइदर इन्फ्रेंसेस फर्स्ट नॉट सेकेंड इज ट्रू, ये इसका आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? ए बी सी डी ई एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ईच ऑफ देम फेसेस आइदर द सेंटर ऑफ द टेबल और आउटसाइड, इन विच डायरेक्शन इज डी फेसिंग। इसने बोला है कि ये आपका 6 लोग हैं जो वृत्ताकार मेज के परितः बैठे हुए हैं, उनमें से प्रत्येक का मुख या तो मेज के केंद्र की ओर है या बाहर की ओर है। डी किस दिशा में अभिमुख है, ये आपको बताना है। डी की जो डायरेक्शन है वो कहाँ को फेस कर रहा है? आपका अंदर की तरफ को है या बाहर की तरफ को? ये है। तो यहाँ पे हम पहला स्टेटमेंट को सॉल्व करते हैं। डेटा सफिशिएंसी में हम यही करते हैं कि पहले स्टेटमेंट को पहले सॉल्व करते हैं कि इससे आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम देख लेते हैं, 6 लोग हैं यहाँ पे, यही बोला गया है कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6। कहाँ को फेस कर रहे हैं ये हमें नहीं पता है अभी। तो क्या लिखा है? बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। बी जो है सेकेंड राइट में एफ के, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, दोनों फेस कर रहे हैं सेंटर की तरफ, तो आप ऐसे बना सकते हैं। बी जो है सेकेंड राइट में एफ के, आपको लेफ्ट राइट का पता होना चाहिए। आपको पता है कि अगर ये आपका सेंटर की तरफ है तो आपका राइट ये हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और लेफ्ट जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अगर आपका ये बाहर की तरफ होंगे तो ये डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, ये आपको पता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जो बी है ये आपका अंदर की तरफ है। इसने बोला है बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। एफ यहाँ बैठा है तो बी आपका सेकेंड राइट यही हो जाएगा। अंदर की तरफ फेस है तो ये आपका राइट यही होगा, तो बी यहाँ बैठा होगा। आगे क्या लिखा है? ओनली 2 पीपल आर सिटिंग बिटवीन ए एंड ई फ्रॉम द आइदर साइड। ए और ई के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। बोथ ए एंड ई आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ए और ई जो है वो सेम डायरेक्शन में आपका फेस कर रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि किस डायरेक्शन में है, आपका सेम डायरेक्शन में। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। ए जो है इमीडिएट नेबर बी का नहीं है, इसका मतलब ए ना तो यहाँ आएगा ना ही आपका यहाँ आएगा। तो ए की पोजीशन बची ये, ए यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में 2 लोग हैं। अब ए यहाँ पे नहीं आ सकता, अगर ए यहाँ आएगा तो ई को बी की जगह पे आना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे बी ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ए यहाँ भी नहीं आ सकता। तो ए ये पोजीशन आपकी होगी। अब आप यहाँ से बता सकते हो कि डी कहाँ पे बैठा है, ये भी नहीं बता सकते, और डी का फेस किस डायरेक्शन में होगा ये भी नहीं बता सकते। यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो पहले वाले से आपका आंसर नहीं आएगा। तो अलोन ये भी आपका सफिशिएंट नहीं है। अब हम यहाँ पे सेकेंड वाले को चेक करते हैं। सेकेंड वाले को चेक कर लो, यहाँ पर भी आपका 6 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5, आपका 6 लोग हो गए। ठीक है, 6 लोग बैठे हुए हैं। इसने क्या बोला? सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, यानी कि सी जो है बी के अपोजिट डायरेक्शन को फेस कर रहा है, और हमें ये भी नहीं पता कि बी किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है। पहले वाले को भूल जाना है, सेकेंड वाले को सॉल्व करना है अकेले। तो यहाँ पे आप देखो बी की हमें डायरेक्शन ही नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में। अगर बी बाहर को बैठा होगा तो ये सी अंदर को फेस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये यहाँ पे बोला गया। डी इज सिटिंग टू द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब डी जो है सेकेंड लेफ्ट में बैठा है सी के, हमें ये भी नहीं पता कि सी किस डायरेक्शन में, ये भी नहीं पता। इसमें भी आपके 2 केस बन जाएंगे, 2 केस बन जाएंगे तो अलग अलग आंसर आ जाएगा, तो इससे भी आपका आंसर नहीं आ सकता। तो आप देखो दोनों से आपका आंसर नहीं आ सकता, तो आप बोलोगे ये अलोन सफिशिएंट, ये भी नहीं है। अब दोनों को आप कंबाइन कर लो। कंबाइन आप जब करोगे तो पहले वाले तो हमने बनाए हुआ है, सेकेंड वाला बना लेते हैं। इसने बोला सी इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। सी जो है अपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहा है। अगर बी इनसाइड है तो सी आपका आउटसाइड हो। अब सी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। हम मान लेते हैं सी यहाँ आता, ठीक है, 2 केस बन जाएंगे, और अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका मतलब यहाँ बैठेगा। अब ये बाहर की तरफ देख रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन यही होगी, तो इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? डी बैठा है। डी इज सिटिंग टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी।
तो आप डी को बैठा भी लोगे, लेकिन डी की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? आप बताओ, डी की क्या आप डायरेक्शन बता सकते हो कि वो किस डायरेक्शन में बैठा होगा? आपने कहा इसके सेकेंड लेफ्ट है, अब ये बाहर की तरफ है तो इसका सेकेंड लेफ्ट यहाँ होगा, डी यहाँ बैठा होगा, लेकिन हमें क्या पता डी अंदर को देख रहा है या बाहर को देख रहा है, बता ही नहीं सकते हो। तो आप फिर अगर आपने कहा सी यहाँ बैठा, डी कहीं भी बैठा लो, तब भी हम डी की डायरेक्शन बता नहीं सकते कि डी कहाँ को फेस कर रहा है। तो इन दोनों को मिला के भी हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ये इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे भीड़ का सघन है ढलान का आपको बताना है, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। कितने क्वेश्चन हमने ऐसे किए हैं, ठीक है। ये तो आपको यहाँ पे सिनोनिम दिख रहे हैं, भीड़ सघन है तो ढलान का तीरो ढाल हो जाएगा, ये आपका स्टेप हो जाएगा यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन, और हिंदी में सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल साइन का है। तो आप देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए, 3 तो आपका सेम टाइप के हैं और एक अप्रॉक्सीमेट वाला था। प्लस को यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है और मल्टीप्लाई को डिवाइड में इंटरचेंज किया है। तो आप देखो 161 डिवाइड यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 5, माइनस का प्लस 4 हो जाएगा। तो आप देखोगे 16 चक्को 64, 640 प्लस 4 आपका 644 हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 4 हो जाएगा, तो माइनस 11 माइनस करोगे तो यहाँ पे 633 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्यू इज़ द मदर ऑफ आर, क्यू जो है मदर है आर की, क्यू है मदर है आपकी आर की। आगे लिखा है पी इज़ द हस्बैंड ऑफ क्यू, पी जो है हस्बैंड है। एस इज़ द ब्रदर ऑफ आर, एस जो है ब्रदर है आर का। हाउ इज़ पी रिलेटेड टू एस, पी कैसे रिलेटेड है एस से, तो ये तो आपका फादर है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी जो है हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, पी क्या है इसका, तो आपको पी यहाँ पे फादर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 7 पीपल ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में 7 लोग बैठे हुए हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, तो आपको पता है राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। तो क्या लिखा है, ओनली 3 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में 3 लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे, और टोटल कितने 7 हैं, तो 4 तो आगे, तो 3 इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके कितनों के 7 हो गए। आगे क्या लिखा है, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 लोग बैठे हुए, तो यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, एक बार तो ए यहाँ बैठेगा, एक बार ए यहाँ बैठ जाएगा, तो दोनों केस बना लेते हैं। यहाँ पे डी है और ये इस तरीके से एक बार ए यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप देखो ए और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये बोला है, तो आप देखो ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, यहाँ भी 2 लोग हैं, यहाँ भी 2 लोग हैं। आगे लिखा है बी सिट्स 5th टू द राइट ऑफ सी, बी जो है 5th राइट में है सी के, तो आप देखो सी यहाँ पे होगा, तभी तो 5th राइट में 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन होगा, बी होगा, ठीक है। यही लिखा है बी सिट्स 5th टू द राइट ऑफ सी, और इस केस में आपका सी यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 5th राइट में 1 2 3 4 5 बी यहाँ पे आ जाएगा, तो एक केस ये है, एक केस ये है। तो आगे आप देखो, आगे क्या लिखा हुआ है, जी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी जो है इमीडिएट राइट में बैठा है ई के, तो इस तरीके से बैठा होगा जी इमीडिएट राइट में, तो आप देखो यही पोजीशन बची है इमीडिएट के लिए, तो ई यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा, और इस केस में ई यहाँ आएगा, जी यहाँ आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, राइट ऑफ ई बट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में बैठे हैं, तो आप देखो इस केस में ए के लेफ्ट में बैठे हैं क्या, नहीं ये तो राइट में बैठे, तो ये केस यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे सही होगा। आपको बताना क्या है, हु सिट्स टू द एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट में कौन बैठा है, एक्सट्रीम राइट में ए बैठा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो रिपीटेड सीरीज का फिर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको बहुत आता ही होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पी से स्टार्टिंग हो रही है, जेड पे आपकी एंडिंग हो रही है, तो आप देखो एक ग्रुप ये बना पी से स्टार्टिंग जेड, ठीक है। 5 का ग्रुप बन रहा है, तो 3 2 5 एक ग्रुप ये बना, 3 ग्रुप बन रहे हैं, किसी भी एक ग्रुप को देखते हुए फिल कर लो। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 3rd नंबर पे क्या आएगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए, तो यहाँ पर ए आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, यहाँ भी जेड आ रहा है, तो यहाँ पर भी जेड आ जाएगा। तो PRAYZ ये जो ग्रुप है ये आपका रिपीट हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, PRAYZ PRAYZ, तो आपका आंसर क्या होगा, AZPYRY, कौन सा ऑप्शन है, AZPYRY, 3rd ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपका फिगर एनालॉजी का है। आप देखो एक तो आपको ये दिख रहा है जो भी ये एलिमेंट है ये इस कॉर्नर पे आ जा रहा है, तो P जो है इस कॉर्नर पे आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया सीधे, और ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया सीधे, ये 2 ऑप्शन बचे। इसमें भी आप देखोगे जो ये वाला एलिमेंट है ये आपका
बिल्कुल वाटर इमेज बन जा रही है, इसका उल्टा हो जा रहा है, तो ये भी आपका नीचे को आना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका सीधे यहाँ पे आंसर कौन सा है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वाटर इमेज है, तो इसका राइट आंसर थर्ड है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है, हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विथ द सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स लेटर ऑफ द वर्ड हॉकी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड। ठीक है, हर लेटर जो है एक बार आना चाहिए, जिससे प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार उपयोग किया गया हो। तो यहाँ से हमें कौन सा लेना है, HOCKEY लिखा हुआ है। सेकेंड लेना है O आ जाएगा, फोर्थ लेना है K आ जाएगा, फिफ्थ लेना है E आ जाएगा, और आपको सिक्स्थ लेना है Y। तो OKEY आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे मीनिंगफुल क्या होता है, एक आपका यहाँ पे वर्ड बनता है YOKE, योग। ये योग आपका अलग योग है, वो आपका अंडे वाला नहीं है। जो पीला आपका पार्ट होता है वो YOLK होता है। तो ये योग क्या होता है आपका, योग जैसे आपका आप देखोगे किसी दो चीज़ों को जोड़ना, जैसे आप देखोगे जैसे जुआ को यहाँ पे योग बोलते हैं। जुआ यहाँ पे क्या है, वाला जुआ नहीं है जो खेलने वाला है, ये जुआ वो होता है जैसे आपने देखा होगा जो दो बैलों को जब हम जोतते थे तो उनके बीच में, जब हम जोतते थे मतलब पहले जोतते थे, अब तो कहाँ जोतते हैं आपने देखा होगा, अब तो ट्रैक्टर हैरो चल गया, तो उनके बीच में जो लगता था लकड़ी का, उसे हम जुआ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका योग वो है, और यहाँ पे एक ही यहाँ पे बन रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ओके की स्पेलिंग यहाँ पे OKAY होती है, तो ये यहाँ पे बनेगा नहीं। तो ये इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, 1 हो जाएगा, यानी कि आपका ये बनेगा YOKE। एक आपका जो भी यहाँ पे लेटर है वो एक ही बार आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर फोर्थ है। और योग का मतलब दास भी होता है, यहाँ पे अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको बताना है, ये भी ऑड वन आउट का है और काफ़ी आसान है। आप देखो 13 117 है, 13 का मल्टीपल 117 है, 13 नंबर 117 होता है। ऐसे ही 18 नंबर 162 होता है। ऐसे ही 15 नंबर 135 होता है। तो 11 नंबर यहाँ पे 99 होना चाहिए था, तो ऐसा है नहीं। तो इन तीनों में आपका सेम पैटर्न है, इसमें आपका नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, BUTTER को ये लिखा हुआ है, थ्योरी को ये लिखा हुआ है, लेटेंट को आपको बताना है। तो हम देखते हैं BUTTER को क्या लिखा हुआ है। इसको लिखा हुआ है CWWSCO, और हमें बताना है LATENT को क्या लिखा जाएगा। आप देखो B से C गया +1 गया, आप यहाँ भी देख लो T से U गया +1 किया, तो पहले वाले में +1 ही हो रहा है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर U से W गया 21 + 2 23, तो +2 किया। T से W गया +3 किया। फिर T से S गया तो -1 किया। E से C गया -2 किया। R से O गया -3 किया। पैटर्न क्या है, पहले के जो 3 है उसमें +1 +2 +3 हो रहा है, जो बाद के 3 है उसमें -1 -2 -3 हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो +1 करोगे, L से +1 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, M मिल जाएगा। +2 करोगे तो आपको C मिलेगा। +3 करोगे तो W मिलेगा। फिर -1 करोगे D मिलेगा। -2 करोगे तो L मिलेगा। और -3 करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, Q। तो आपका आंसर क्या होगा, MCWDLQ। MCWDLQ आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे सम पेन्स आर बुक्स हैं, सम पेन्स आर बुक्स ये बन जाएगा। ऑल बुक्स आर कार्स हैं, ऑल बुक जो हैं वो आपकी कार हैं। और सम कार्स आर स्पून्स है, जो सम कार हैं वो स्पून है, ये आपका बन जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, कंक्लूजन सम स्पून आर पेन्स, स्पून ये है, पेन्स है ये है, ये बिल्कुल नहीं बनेगा कंक्लूजन। सम बुक्स आर पेन्स लिखा है, सम बुक्स आर पेन्स ये आपको दिख रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न, ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो हैं कोई भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही आपका यहाँ पे आ गया होगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको जो रीजनिंग के 15 सेट दिए थे उसमें सारे क्वेश्चन मैंने टाइप करवाए थे। तो और भी यहाँ पे आप देखोगे कुछ क्वेश्चन कम ही पूछे गए हैं, जैसे कॉज एंड इफेक्ट का नहीं है, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन नहीं है। तो इसे कंप्लीट करो, ये तो आपका आसान ही है। कंप्लीट आप करोगे तो इसमें आपका ये आपका इस तरीके से बनेगा, और इसमें एक ये आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सीधे, और एक लाइन यहाँ से बीच में ऐसे चले जाएगी, तो ऐसे बनना चाहिए। एक लाइन यहाँ ये वाला होगा नहीं, इसमें ऐसे लाइन होनी चाहिए थी, तो ये आपका होगा नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन दिख रहा है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दो ऑप्शन तो कहीं तक नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कार्ट को ये लिखा हो गया है, SERV को ये लिखा हुआ है, पैक को ये लिखा है, व्हाट इज़ द कोड फॉर डी इन द गिवन कोड लैंग्वेज। ये आपका कंपैरिजन कोडिंग है। आप देखो डी के लिए जो कोड है यहाँ लिखा हुआ है, डी आपका डी, ये पहला स्टेटमेंट को आप देखो डी के लिए यहाँ लिखा हुआ है। आप देखो मैंने आपको बताया कंपैरिजन कोडिंग में अगर डी यहाँ है तो इसका कोड भी यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो इसका कोड भी रिपीट नहीं होना चाहिए। अब दूसरे स्टेटमेंट में देखो यहाँ कहीं डी है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड यहाँ नहीं होगा। पैक में कहीं डी है, नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोड भी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, डी का। तो आप देखो डी यहाँ है, आप देखो 7 क्या और कोई स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है? हाँ, मुझे 7 यहाँ दिख रहा है। मैंने आपको बताया अगर डी आपका पहले स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी इसी स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो आप देखो 7 तो आपको यहाँ भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। आगे देखो 9 होगा क्या? आप देखो 9 यहाँ है, तो 9 आपका इसी में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए। जहाँ भी 9 होगा तो वहाँ डी भी होना चाहिए। आप देखो 9 आपको यहाँ थर्ड वाले स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो 9 आपको दिख रहा है लेकिन डी नहीं है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 5 होगा क्या? आप देखो 5 यहाँ है और 5 सेकेंड वाले स्टेटमेंट में भी है, जबकि सेकेंड वाले में डी नहीं है, तो ये भी आपका 5 भी इसका आंसर होगा नहीं। तो बचा क्या? 3 होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी के लिए जो कोड है वो आपका 3 है। काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है, आसानी से आप देख के इसे समझ जाओगे। आपने क्या देखना है? आपने देखना है कि डी आपका इस स्टेटमेंट में है, तो इसका मतलब इसका कोड भी और कोई स्टेटमेंट में नहीं आना चाहिए। अगर आप कहते कि डी के लिए 7 है जबकि 7 यहाँ आ रहा है, तो 7 कैसे आ सकता है? अगर 7 यहाँ है तो कंपैरिजन कोडिंग में डी भी यहाँ होना चाहिए था, तो वो नहीं है। तो ऐसे आप यहाँ पे इसे आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट डाइस का काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इसका अपोजिट बताना है। आपको पता है इसका अपोजिट ये हो जाएगा, अल्टरनेट होता है, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी कि ये इसका अपोजिट होगा। तो आपका थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। तो आसान क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन हमने पहले किए हुए हैं, सारे पैटर्न, और यहाँ पे आपको इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आप सभी कमेंट करें कि आपका क्या स्कोर रहा है, टोटल क्या स्कोर रहा है, और रीजनिंग में भी आप बता सकते हैं कि आपका क्या स्कोर है सेक्शन वाइज, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में। और एक इम्पोर्टेंट और बात है कि जो भी आगे की तैयारी कर रहे हैं, जैसे CGL 2024 की या कोई भी एग्ज़ाम की, वो तैयारी आप अभी से करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। आप ये ना सोचें कि मैं जब फॉर्म आएंगे तब मैं तैयारी स्टार्ट करूँगा, तो आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर लेनी चाहिए। जो आपको एक एक करके सभी सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट करने चाहिए, तो अभी से आप अपनी तैयारी ज़रूर शुरू कर दें।